नमस्कार, मेरा नाम है रुचिका शर्मा और स्वागत है आप सभी का एक डायलॉग्स उसाना फाउंडेशन के एक महत्वपूर्ण डायलॉग सेगमेंट में। हमारे साथ जुड़े हैं आज इस चर्चा में डॉक्टर अभिनव पांड्या, जो कि एक जाने-माने जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। इसके साथ भी उसाना फाउंडेशन के सीईओ और फाउंडर हैं। डॉक्टर अभिनव पांड्या, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। और आज हम बात करने नमस्कार। वाले हैं नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी तेज़ी से हम देख रहे हैं कि वेस्ट एशिया में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, हमने चर्चा की कि कैसे ईरान इज़राइल और यूएस कैसे एक एंटेंगल हो गए हैं और एक खतरा है एक वॉर का। काफ़ी देशों ने अपनी चिंता व्यक्त की है कि ये रीजन को जो वेस्ट एशिया रीजन है उसको फुल वॉर में फुल स्केल वॉर में प्लंज कर सकता है। इसी पर हम बात करेंगे इंडिया की पोजीशनिंग की। हमने देखा कि काफ़ी स्टेट्स ने इस हमले की निंदा की, इसके साथ ही कई जो स्टेट्स हैं, लाइक माइंडेड स्टेट्स जिनको कहा जाता है यूएस की, उन्होंने ये सराहना की कि ये ज़रूरी था क्योंकि ईरान जो है वो यूरेनियम एनरिच कर रहा था जो कि वो वेपनाइज़ेशन के लिए। इसी पर हम जानना चाहेंगे कि भारत और इसके साथ ही एक डेवलपमेंट ये भी आई थी कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के प्रेसिडेंट को कॉल किया और इसके साथ ही उन्होंने इसको डीएस्केलेट करने की बात की और डायलॉग और डिप्लोमेसी पर जोर दिया। सर, आप हमें विस्तार से एक बार बताएंगे कि भारत के लिए अभी इस वक्त क्या स्थिति है? एक बहुत ही डेलिकेट स्थिति है क्योंकि इज़राइल और ईरान दोनों ही महत्वपूर्ण है भारत के लिए। थैंक यू रुचिका। देखिए, भारत की स्थिति बहुत ही विचित्र स्थिति है। मैं आपको बताऊं, भारत एक बार फिर से वही डिलेमा फेस कर रहा है जो वो रशिया यूक्रेन की सिचुएशन के अंदर फेस किया था उसने। भारत के रूस के साथ ऐतिहासिक संबंध थे, अमेरिका के साथ पार्टनरशिप मजबूत हुई है कई सालों के अंदर, और उसके लिए बड़ा मुश्किल था कि क्या स्टैंड ले, किसको चुने। आज शायद वापस उसी स्थिति में हम खड़े हैं। अब इसराइल के साथ हमारे रिश्ते पिछले कुछ सालों में काफी मजबूत हुए हैं, खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद। और इस पार्टनरशिप के अगर आप देखें अंदर, तो इसराइल इंडिया का बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंस पार्टनर है। पिछले पिछले कुछ सालों के अंदर 10 सालों के अंदर आप पिछले डेकेड्स देखें तो 33% वृद्धि हुई है भारत के जो इसराइल से जो डिफेंस इंपोर्ट्स हैं उसके अंदर। और इंडिया इसराइल का सबसे बड़ा बायर है डिफेंस इक्विपमेंट्स का। और इसराइल हमारा चौथा बड़ा सप्लायर है। सिर्फ से हमने ड्रोन्स खरीदे हैं उनसे, लॉइटरिंग म्यूनिशंस खरीदे हैं उनसे। अभी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमने काफी सारे इजरायली हथियारों का इस्तेमाल किया था। काउंटर टेररिज्म के अंदर हमारा इसराइल के साथ एक बहुत मजबूत साझेदारी है। ऐसा कहते हैं कि इसराइल से भारत को पेगासस प्राप्त हुआ, और उसी पेगासस का इस्तेमाल करते हुए हमारी फोर्सेस ने कश्मीर के अंदर कहीं हार्डकोर टेररिस्ट को टेक इंट के आधार पर न्यूट्रलाइज किया। इसके अलावा ये साझेदारी आप देखेंगे तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी बढ़ रही है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी बढ़ रही है, इकोनॉमी के क्षेत्र में भी बढ़ रही है। दोनों कंट्रीज डेमोक्रेसी हैं, दोनों की लिबरल वैल्यूज हैं। दोनों कंट्रीज में जो है, उधर यहूदियों ने और यहाँ हिंदुओं ने एक रिलीजियस परसिक्यूशन फेस किया है इतिहास के अंदर। तो वो भी इमोशनल सेंटिमेंट्स हैं और एक शेयर्ड कंसर्न्स हैं अपने अस्तित्व को बचाने को लेकर के। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी जी की नेतान्याहू के साथ बहुत अच्छी व्यक्तिगत मित्रता है, जो कि आपको भारत में सरकार और प्रशासन के लगभग लगभग हर स्तर पर आपको देखने को मिलती है। इसराइल ने हमारा स्ट्रांगली सपोर्ट किया, खुल करके वो हमारे समर्थन में आया हुँ। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर। उसके बाद डेफिनेटली उम्मीद यही थी कि भारत भी इसराइल का खुल करके समर्थन करे, लेकिन भारत ने अभी जो रखी है पोजीशन, उसको हम कह सकते हैं कि वो एक स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी की पोजीशन है। भारत ये तो कहता है कि आप इसको डी एस्केलेट कर रहे हैं और आप जो है शांति की तलाश कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक तरीके से अपने इश्यूज को रिजॉल्व करें। लेकिन भारत ने खुल करके इसराइल के अटैक्स का समर्थन नहीं किया। भारत ने खुल करके इसराइल ईरान के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद नहीं की है। वो इसराइल के साथ लामबंद नहीं है। लेकिन साथ ही साथ भारत ने जो है दुनिया भर के तमाम जो रेजोल्यूशंस इसराइल के अगेंस्ट पास हो रहे हैं ग्लोबल मल्टीलेटरल बॉडीज में, जैसे कि जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का अभी देखा था हमने, जी। उन हुँ। सब में सपोर्ट करने से अपने आप को पीछे खींच लिया है। वहां पर भारत ने उनका समर्थन नहीं किया है। तो अब क्या कहा जाए, भारत की स्थिति कुछ न कुछ त्रिशंकु जैसी स्थिति हो गई है कि बीच में अटके हुए हैं, आसमान से घिरे और खजूर पे अटके, वैसी स्थिति हमारे भारत की हो चुकी है। इसे इंडिया अपना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहता है, लेकिन मैं इसको एक स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी कहूंगा, जो कि भारत की जो मजबूरियां हैं, कंपल्शंस, उनसे ज्यादा निकल के आती है बजाय भारत की किसी अतिरिक्त ठोस इंटरनल पावर से। अब आप देखिए इसमें हमारी मजबूरियां क्या है। हमारे ईरान के साथ ऐतिहासिक संबंध है। ईरान से भारत के संबंध
सदियों पुराने हैं, सिविलाइजेशनल रिलेशनशिप है। ईरान के अंदर भी जो आर्यन कल्चर, जो आर्यन एंसेस्ट्री है, वो हमें ईरान के साथ जोड़ती है। आप अगर देखें तो ईरान के अंदर जो वहां पर जो जब इस तरह से जो एक पहले जो इस्लामिक इन्वेजन से पहले वहां पर जो सिविलाइजेशन जो थी, उनके ऊपर बहुत मेजर आर्यन इन्फ्लुएंस था। जो वहां पर जो जोरास्ट्रियंस थे, उनका जिक्र कहीं हमारे उपनिषदों के अंदर उनका एक मेंशन आता है। और वो अग्नि पूजक हैं, जो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो सनातन की पूजा पद्धति से मिलती जुलती है से। और आप अगर ये देखें तो ये जो कल्चरल एक्सचेंजेस है, उसमें हमारी माइथोलॉजी के अंदर भी जो है ईरान के साथ हमारे बड़े कल्चरल एक्सचेंजेस बताए गए हैं, जिस पर हालांकि कोई विचार नहीं करता। उसके अलावा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो ईरान भारत का सेकंड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर है। भारत 90% ऑयल आयात करता है, और 40% ऑयल उसमें से जो है हॉर्मुज की खाड़ी से आता है, स्ट्रेट से आता है इससे। अब अगर देखिए, ये अगर हॉर्मुज का स्ट्रेट ब्लॉक हो जाता है तो भारत के लिए बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या है, और जो एक बर्जनिंग, एक कहते हैं डेवलपिंग वाइब्रेंट इकोनॉमी है, जो तेल की और फ्यूल की जो कहते हैं ना भूखी इकोनॉमी है ये। जैसे अगर इसकी हुँ। सप्लाई बंद हो गई तो यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जनता सड़कों पर आ जाएगी, पॉलिटिकल क्राइसिस, इंस्टेबिलिटी और अनरेस्ट हो सकता है। उसके अलावा भारत को ईरान की जरूरत है अपनी स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स के लिए। भारत वहां पर चाबहार का निर्माण कर रहा है, पोर्ट प्रोजेक्ट, जो कि हमारा एक क्रूशियल पोर्ट प्रोजेक्ट है। वो हमें अफगानिस्तान में एंट्री देता है, सेंट्रल एशिया में एंट्री देता है, और उसके साथ ही साथ जो हमें आईएनएसटीसी, जो हमारा जो है एक हुँ। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, उसके लिए भी चाबहार रेलिवेंट है। अब मैं थोड़ा सा आईएनएसटीसी पर बात करूंगा। देखिए, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एक स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, जो भारत से ईरान, और ईरान से ईरान के अंदर बंदर अब्बास नाम का एक पोर्ट है, वहां से अजरबैजान होते हुए कनेक्ट कर सकता है आपको सेंट्रल एशिया से और रशिया से, यूरोप से। दूसरा वो आपको कैस्पियन सी से, तीसरा अर्मेनिया से, अर्मेनिया का जो सदर्न पार्ट है, स्यूनिक रीजन, वहां से होते हुए जॉर्जिया होते हुए आपको यूरोप और रशिया से कनेक्ट कर सकता है। तो ये एक बहुत क्रूशियल प्रोजेक्ट है हमारे लिए। हालांकि इसकी शुरुआत तो काफी लंबे समय पहले हो गई थी, लेकिन ये डोरमेंट था। लेकिन अब ये बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है। क्यों? क्योंकि इंडिया ने आईमैक की शुरुआत की रूस की अमेरिका के साथ और इसराइल के साथ, इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर। आज उसकी संभावनाएं बड़ी कमजोर नजर आ रही हैं, बिकॉज मिडिल ईस्ट के अंदर बड़ी अशांति हो रही है, और बड़ी वहां पर पॉलिटिकल क्राइसिस, इंस्टेबिलिटी हो गई है, जंग शुरू हो गई है। तो इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर शायद एक मतलब कहते हैं ना, वो एक हकीकत में बदलता नजर नहीं आ रहा है। साथ ही साथ रूस के ऊपर वेस्ट के सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो रूस से भी हमारे गुड्स जो हैं वो यूरोप में प्रवेश कर नहीं सकते। उसी कारण से आईएनएसटीसी हमारे लिए बड़ा क्रूशियल हो गया है। और आईएनएसटीसी के अंदर ईरान एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। तो अगर ईरान में कोई अस्थिरता उत्पन्न होती है, ईरान हमसे नाराज होता है, तो शायद ये भारत के जो भू राजनीतिक और भू आर्थिक हित हैं, उनके लिए अच्छा ना हो। ये एक फैक्टर है जैसे। और साथ ही साथ हम ईरान से एक अफगानिस्तान के जो जरंज दिलाराम का जो हाईवे, हुँ, हुँ। कनेक्टिंग हाईवे है, उस पर भी हमारा काफी इन्वेस्टमेंट है। तो अगर वहां पर भी कुछ समस्या आती है तो फिर हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम है। तीसरा फैक्टर, ईरान क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए? ईरान के अंदर एक जो शिया इस्लामिक रजीम है, उसका भारत की शिया मुसलमानों पर एक अच्छा खासा प्रभाव है। कश्मीर के अंदर तो बहुत ज्यादा प्रभाव है। अभी आपने देखा होगा कि कश्मीर जो मैक्सिमम जितने लड़के ईरान से भारत पढ़ने गए, भारत से ईरान जो पढ़ने हुँ, गए हुँ। थे और जिन्हें वापस लाया जा रहा है, उसमें लार्ज मेजोरिटी कम्स फ्रॉम कश्मीर। तो यहाँ के शिया मुसलमानों पर इनका अच्छा खासा प्रभाव है। और कई जगह आप देखेंगे तो शिया मुसलमान बीजेपी को वोट करते हैं। यूपी के अंदर आप जैसे लखनऊ में चले जाए, वहां पर ये बीजेपी को वोट करता है। बीजेपी ऑलरेडी सुन्नी मुसलमानों के साथ तो काफी जो है एक उनके अंदर बदनाम है, बिकॉज सुन्नी मुसलमानों से एक हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी के तौर पर देखते हैं। और तो ऐसी स्थिति के अंदर बीजेपी शायद शिया मुसलमानों को नाराज ना करना चाहे, ईरान का खुला समर्थन कर, इसराइल का खुला समर्थन करके। साथ ही साथ भारत के अंदर जो इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म का जो चैलेंज है, मोस्टली हाँ। सुन्नी एक्सट्रीमिज्म का, वो एक बड़ा एक व्यापक और विकराल आंतरिक सुरक्षा का चैलेंज है। हमारी जो सुरक्षा एजेंसीज है वो शियाज को उसके काउंटर बैलेंस के तौर पर देखती हैं। तो उन्हें लगता है कि अगर वो खुल करके इसराइल के समर्थन में आ जाएंगे तो शायद वो शिया कॉन्स्टिट्यूएंसी का सपोर्ट भी वो लोग लूज कर देंगे। तो एक ये भी समस्या है। तो ये कुछ कारण मैंने आपको बताया। इसके अलावा अब हम कह सकते हैं कि हमारा डियास्पोरा वहां पर है, ईरान के अंदर तकरीबन 11,000 लोग वहां पर हैं, 85,000 लोग इसराइल के अंदर हैं, और अरब देशों के अंदर, व्यापक अरब देशों के अंदर तो हमारा बहुत बड़ा डियास्पोरा है। तो इसलिए वहां पर अगर ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती है तो हमें परेशानी हो सकती
बिल्कुल, डॉक्टर पांड्या, आपने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपने उनको मेंशन किया है। सबसे पहले तो ये बात बिल्कुल सही है कि जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स इंटर रिलेटेड है और उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। हमने देखा कि जो प्रोजेक्ट्स हैं आईएनएसटीसी और आईएमएक वो बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं और पहलगाम अटैक के बाद हमारे रिश्तों में और कड़वाहट आई है। इसके साथ ही आपने ये बात की सिविलाइजेशनल कनेक्ट की जो कि पीएम मोदी ने भी काफ़ी एम्फेसिस दिया है इस पर ईरान और इंडिया के जब रिलेशंस की बात होती है। इसके साथ ही जब आपने बात की कि क्रूड ऑयल की जो कि न्यू दिल्ली इज़ डिपेंडेंट ऑन तेहरान। तो सर अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट आई थी कि इंडिया ये भी सोच रहा है कि हम डाइवर्सिफाई करेंगे अपने पार्टनर्स को और हम रशिया और वेस्ट अफ्रीका को भी इसमें कंसीडर करेंगे ताकि हमारी जो डिपेंडेंसी है वो खत्म होए क्योंकि हमें पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से हमारे एनर्जी सिक्योरिटी रिलेटेड है और अगर कुछ भी और सबसे ज्यादा वल्नरेबल स्ट्रैटेजिक चोक चोक पॉइंट है अगर वहां पर अगर वो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अगर वहां पर कुछ दिक्कतें आती हैं तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के साथ इन्फ्लेशन जैसी कई ऐसी चीजें हैं जो कि अफेक्ट करेगी। अ, पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं सर तो रिसेंटली अभी जनरल असीम मुनीर और की मुलाकात हुई थी डोनाल्ड ट्रम्प से, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प से। इसको इंडिया में बहुत ही क्लोज़ली मॉनिटर किया गया है, क्योंकि वही बात कि हमारे जो रिश्ते हैं और क्रॉस बॉर्डर टेररिज़्म ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर हमारी पाकिस्तान के साथ काफ़ी अ, मुश्किलें हैं और उसके साथ डील करना भी काफ़ी चैलेंजिंग है। तो सर इस पर हम क्या और ये भी हम सर कह सकते ये भी कहना सही होगा कि ईरान और पाकिस्तान बॉर्डर शेयर करते हैं। और यूएस जो है वो यूज़ कर सकता है पाकिस्तान को अपने अटैक्स को और इंटेंसिफ़ाई करने के लिए। तो क्या पोज़ीशन होगी इंडिया की? क्योंकि यूएस हमें पता है कि वो इंटेलिजेंस के लिए, ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स के लिए पाकिस्तान को यूज़ कर सकता है ईरान के अगेंस्ट। तो ऐसे में इंडिया की क्या पोज़ीशन होगी और इसको हम क्लोज़ली मॉनिटर जो कर रहे हैं, इससे हम क्या सीख सकते हैं? इसको हम कैसे इसका एनालिसिस करें और क्या समझें? थैंक यू। देखिए, जो ट्रम्प की जो मीटिंग हुई है आसिम मुनीर के साथ, ये भारत में वाकई में एक चिंताजनक विषय है। तरह से हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर किस तरीके से अमेरिका का रवैया काफी प्रो पाकिस्तान रहा। और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि जो नूर खान वगैरह में जो न्यूक्लियर एसेट्स थे, उनमें अमेरिका का कुछ न कुछ स्टेक हुँ, या कुछ न कुछ हुँ, इन्वॉल्वमेंट है। तो जो एक रवैया रहा, खास तौर से इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका का, वो प्रो पाकिस्तानी रवैया रहा। और हमने देखा है कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है माननीय मोदी जी की, उनकी ट्रम्प के साथ इक्वेशन कोई खास अच्छी नहीं है। ऑन द अदर हैंड, मुनीर फील्ड मार्शल बन गए, उनकी ट्रम्प के साथ बड़ी अच्छी इक्वेशन है। और इस मीटिंग से मुझे लगता है कि शायद ट्रम्प ने कोई डील उनके साथ की है कि पाकिस्तान उनको इंटेलिजेंस सपोर्ट, लॉजिस्टिक सपोर्ट, उसके अलावा एयर बेसिस प्रोवाइड कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, रिफ्यूलिंग फैसिलिटीज, ये सारी की सारी उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं पाकिस्तानी। अब अगर ऐसा होता है तो ये भारत के लिए बड़ा सरदर्द है। देखिए, उसके होगा ये कि अमेरिका और पाकिस्तान वापस एक सेम पेज के ऊपर आ गए हैं। उनके जो भू राजनीतिक हित हैं वो अलाइन कर रहे हैं यहाँ पर। और वो जो है से उन इससे पाकिस्तान का प्रभुत्व बढ़ेगा इस पूरे इलाके के अंदर। हो सकता है कि ईरान के अंदर जो कैओस क्रिएट होता है, तो उस कैओस के अंदर अगर पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो उससे जो है से उसका प्रभुत्व इस एरिया में बढ़े, और सेंट्रल एशिया के अंदर भी उसका प्रभुत्व बढ़ेगा। सेंट्रल एशिया के अंदर ऑलरेडी उसके मित्र कंट्रीज हैं वहां पर। तुर्की भी पाकिस्तान का मित्र कंट्री है, अजरबैजान भी पाकिस्तान का मित्र कंट्री है। और जो इससे जो ना कहीं पाकिस्तान का एक जो रेडिकल इस्लामिस्ट एजेंडा है उसको बल मिलेगा। और पाकिस्तान अगर मजबूत होता है, उसे वेस्ट का, अमेरिका का सपोर्ट मिलता है, तो शायद वो भारत में बड़े बड़े टेररिस्ट अटैक करवाने का दुस्साहस करे। वो ज्यादा इंडिया को सरदर्द कर सकता है, परेशान कर सकता है। और डेफिनेटली उसके थ्रू अमेरिका पाकिस्तान के थ्रू जो है अफगानिस्तान के अंदर भी चीजों को कंट्रोल करेगा। और फिर अमेरिका और इस पूरे एरिया के अंदर, अफगानिस्तान, ईरान के अंदर, अगर पाकिस्तान के प्रॉक्सी एसेट्स खड़े होते हैं, उनका इंटेलिजेंस पेनिट्रेशन, उनका रिसोर्स बेस अगर बढ़ता है, तो भारत के लिए सुरक्षा को बड़ा खतरा है से ना, और वो भारत पर अटैक कर सकता है। लेकिन मैं एक ही बात, मतलब अटैक क्या कर सकता है, लेकिन भारत के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट मैं इसको कहूंगा। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर पाकिस्तान जो है अमेरिका के साथ आता है इस जगह, वैसे तो देखा, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने अब इजरायली इन्वेजन को कंडेम किया है। उन्होंने हुँ, तो इसराइल को अपने न्यूक्लियर थ्रेट की भी धमकी दे दी थी, लेकिन उसके बाद तुरंत वापस जब इसराइल का हुँ, जवाब आया तो उन्होंने पांव पीछे खींच लिए। और तो वो ये भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं खुल करके
अमेरिका के साथ। वैसे भी पिछली बार जब अफगान वॉर के अंदर पाकिस्तान अमेरिका के साथ था, तो इंटरनली जो एक जो रेडिकलाइज्ड तबका है पाकिस्तान के अंदर, उसने बहुत विरोध किया था पाकिस्तान की सरकार का। आर्मी वहां पर वैसे भी बहुत बदनाम है। मियां साहब को इन्होंने सॉरी, इमरान खान को इन्होंने जेल में बंद कर रखा है। शहबाज शरीफ की सरकार की कोई क्रेडिबिलिटी है नहीं। तो अगर ये खुल करके अमेरिका के समर्थन में आते हैं, तो इससे इंटरनल रेजिस्टेंस भी काफी बढ़ सकता है। और आप ये और मान के चलिए कि पाकिस्तान के अंदर अभी अंदरूनी विरोध और जो सेपरेटिस्ट फोर्सेस है वो काफी मजबूत हैं। टीटीपी अटैक्स उनके ऊपर काफी तेज कर सकती है, बलोच रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और ओवरऑल सोशल जो रेजिस्टेंस जो होगा, जो वहां पर देवबंदी ग्रुप्स हैं उनका, उसके अलावा जो सोसाइटी के अंदर कि आप अमेरिका के साथ क्यों खड़े हैं, ये अगर होता है तो ये स्थिति शायद हमारे लिए कुछ मायनों में फायदेमंद हो सकती है। बिकॉज इससे पाकिस्तान इंटरनली वीक होता है। लेकिन मैं एक बात कहूं कि पाकिस्तान को आप इतना हल्के में मत लीजिए। पाकिस्तान एक बहुत ही क्लेवर और श्रूड प्लेयर है। वहां पर आर्मी ये सारी चीजें पहले से ही कैलकुलेट करके चलती है। जब अमेरिका का अफगानिस्तान में इन्वेजन हुआ था सितंबर 11 के बाद, तब भी उसने इस तरह की स्थिति का सामना किया था। और उसके अंदर ना सिर्फ पाकिस्तान ने सामना किया, बल्कि अमेरिकन को बैकस्टैप किया। उन्होंने सारे के सारे तालिबानियों को शरण दे रखी थी। अमेरिकन से बेस्ट बार्गेन करके उनसे वेपन सिस्टम्स लिए, मिलिट्री एड ली, फाइनेंशियल एड ली। और दूसरी तरफ वो अमेरिकन को बैकस्टैप कर रहे थे, तालिबान को सपोर्ट करके उन पर अटैक्स करवा रहे थे। फाइनली अमेरिकन सोल्जर्स बॉडी बैग्स में भर के घर जा रहे थे, वो ब्लीड होते रहे और उन्हें देश छोड़ना पड़ा। तो शायद पाकिस्तान से मैं उम्मीद करता हूं कि वो इसी बिहेवियर को फिर से दोहराए। बट एक बात मैं जरूर कहूंगा कि देखिए, भारत को थोड़ा सा अपनी हितों के ऊपर फिर से विचार करना चाहिए यहाँ पर। पिछले कुछ सालों के अंदर भारत के भी रिश्ते ईरान से बहुत अच्छे नहीं रहे। ईरान की जो इस्लामिक रेजिम है उसने भारत को कई मुद्दों पर क्रिटिसाइज किया है, मोदी सरकार को, जैसे कि 370 जो धारा हटी कश्मीर से उसके ऊपर, सीए एनआरसी के ऊपर, या भारत में जो वो मुस्लिमों की स्थिति है मोदी सरकार में, उसके ऊपर बहुत क्रिटिसाइज किया है। वो एक इस्लामिक रेजिम है, तो डेफिनेटली उनकी जो है ना भारत की सेक्युलर परंपराओं के साथ या मोदी जी की हिंदुत्ववादी नीतियों के साथ उनका बन ही नहीं सकता। तो वो हमारे लिए एक परेशानी है। और दूसरा, भारत इजराइल संबंधों के बीच में एक अवरोध है। तो अगर रेजिम चेंज वहां पर होता है, तो आई थिंक इंडिया के लिए एक मान के चले कि इट्स 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 अ गुड थिंग फॉर इंडिया। ठीक है, भारत और इसराइल के बीच में जो एक रोड ब्लॉक है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन रेजिम चेंज के बाद वहां पर जो केओस और एनार्की और इंस्टेबिलिटी आती है, जिसके अंदर प्रॉक्सी एसेट्स खड़े होते हैं, कुछ सिविल वॉर टाइप की इंटरनल सिचुएशन शुरू हो रही है, और इन सारी सिचुएशंस के अंदर अगर पाकिस्तान का एक डिसाइसिव रोल बढ़ता है, वेस्ट का यहाँ पर आना होता है, अमेरिकन का से बढ़ता है, तो फिर वो सिचुएशन हमारे लिए थोड़ी सी निराशाजनक होगी, हमारे लिए, हमारे हितों के लिए अच्छी नहीं होगी इससे। बट फिर भी मैं एक बात कहूंगा कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट एक और ही लेवल पर एस्केलेट होती है, वेस्ट एशिया के अंदर और भी कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट होता है, और अगर जो है ना ये जो एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस हैं, जिसमें कि ऐसे कंट्रीज जो कि इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट करते हैं, और ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और रिलीजियस ग्रुप्स जो कि इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट करते हैं, उनको अगर नुकसान पहुंचता है इस लंबी लड़ाई में, वो ध्वस्त होते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें भारत का हित है। क्योंकि उससे भारत के अंदर जो एक कट्टरवादी तबका है इस्लामिक ग्रुप्स के अंदर, वो बहुत ही निराशा, उनके अंदर निराशा आएगी और उनका मोरल डाउन होगा इससे। और पाकिस्तान के अंदर भी जो तबका है एक्सट्रीमिस्ट का, उनके अंदर भी निराशा आएगी, उनका मोरल डाउन होगा। तो और ये भारत के लिए अच्छा है इसलिए क्योंकि भारत का सबसे बड़ा आज मेजर सिक्योरिटी चैलेंज जो है वो है रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर। तो अगर वेस्ट एशिया के अंदर होने वाले बदलावों के कारण भारत का जो कट्टरवादी तबका है, रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट है, उनके मोरल डाउन होते हैं, उनके हौसले पस्त होते हैं, तो मैं इसको भारत के लिए अच्छा मानता हूँ। तो इसलिए भारत एक बड़ी जटिल स्थिति के अंदर है, तो उसे बड़ा सोच विचार करके अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए। तो आने वाले डेवलपमेंट्स में देखा जाएगा कि इंडिया कैसे रिएक्ट करता है और अभी ब्रिक्स समिट होगी जुलाई में अगले महीने, तो उसमें भी देखते हैं कि इंडिया का कैसा स्टांस रहता है। देखिए, मैं इसमें कहूंगा कि जैसे अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती है तो भारत के ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। बिल्कुल। भारत के ऊपर अपना स्टैंड क्लियर करने के प्रेशर बढ़ता जाएगा, जैसा कि यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हुआ। हुँ। और भारत को अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कह दीजिए, या इसको मैं कह सकता हूँ कि स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी ज्यादा कहूंगा मैं, क्या तो वो उसको बचाना, उसकी रक्षा करना भारत के लिए ज्यादा चैलेंजिंग होता जाएगा। लेकिन मैं एक बात मैं आपको कहूंगा कि देखिए, भारत चाहे कितना भी वो अपनी ऑफिशियल न्यूट्रलिटी मेंटेन कर ले, भारत का जो टिल्ट है, जो झुकाव है, वो तो इसराइल की तरफ ही बढ़ रहा है, और आगे ये टिल्ट और बढ़ता जाएगा। बिल्कुल।
थैंक यू सो मच सर हमें जॉइन करने के लिए और इस बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यू पर अपना एनालिसिस देने के लिए हम आगे भी बने रहेंगे आपके साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।